हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 6। इन द प्रीवियस पार्ट आई हैव डिस्कस्ड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगी उस फोर्स की, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसी का एक एप्लीकेशन देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि एक हमारे पास करंट लूप है, उस करंट लूप को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगने की वजह से वो रोटेट होगा, वो घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है पी क्यू। सो आई हैव अ कंडक्टर विच इज पी क्यू और इस पी क्यू कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है। और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आप देख सकते हो, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी यहाँ पे जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलोंग तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारा करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। और आप देख सकते हो, अगर हमारे करंट की डायरेक्शन, अगर आपको पता है अगर हमारा करंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी। तो आप देख सकते हो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मैंने वीडी लिख रखा है। वीडी इज व्हाट, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो मैंने वीडी लिख रखा है, इस वीडी को हम क्या कहते हैं, ये जो वीडी होता है ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा करंट किस तरफ होता है, हमारा करंट अपोजिट तरफ होता है। तो यही हमारा यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है, आप देख सकते हो हमारा जो करंट है, करंट हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस तरफ है, हमारी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। पी क्यू हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल एल। और इस कंडक्टर का जो एरिया है वो कितना हो गया यहाँ पे, ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड हमने कंडक्टर में किस डायरेक्शन में दे रखा है, जेड डायरेक्शन में दे रखा है। अब आपको पता है, देखिए जो कंडक्टर होता है, बेसिकली कंडक्टर में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा v वेलोसिटी से तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। और कंडक्टर में क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम नाम क्या दे रहे हैं कि कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। क्योंकि कंडक्टर बेसिकली है क्या, कंडक्टर में हमारे पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। और वो जो टोटल फोर्स होगा वही फोर्स हमारा किस पे लग रहा है, कंडक्टर पे लग रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो बेसिकली क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे कंडक्टर में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पे, हर इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। और सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स करेगा अगर हम उसको ऐड कर दें तो टोटल कंडक्टर पे जितना फोर्स लगेगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड एल। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए पिछली वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था कि एक इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू, तो पीछे हमने फोर्स की इक्वेशन निकाली थी, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हमारा फोर्स था इन वेक्टर फॉर्म एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो यहां भी हमारा कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है Q होता है वो माइनस ई होता है। और फिर आपकी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज वी डी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं, वीडी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है विच इज बी। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय
1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका हम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, जैसे VD क्रॉस B क्या होता है, VD साइन थीटा होता है। और आप देख सकते हो VD हमारा इस डायरेक्शन में है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन B एंड VD। तो VD और B के बीच में एंगल कितने का है, 90 का है। तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 1 हो जाएगा। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू माइनस ई VD इंटू बी। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे कंडक्टर में मान के चलिए कि इस पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो उसको मैं आपको बताता हूँ वो कैसे निकलेगा। तो देखिए लेट हम मान के चलते हैं कि n हमारे पास नंबर डेंसिटी है। सो लेट n बी द नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा n ले रहा हूं और ये स्मॉल n हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, नंबर डेंसिटी। अब देखिए नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर डेंसिटी लिख रहा हूं, नंबर डेंसिटी का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक वॉल्यूम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नंबर डेंसिटी मींस, नंबर डेंसिटी हमें ये बताती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूंगा उस वॉल्यूम, उस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले मैं उस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालता हूं। तो अभी आपने देखा था उस कंडक्टर की जो लेंथ थी हमारे पास कितनी थी, L थी, और कंडक्टर का एरिया कितना था, A था। तो एरिया इंटू लेंथ हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हमारे v वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो आप nv कर दोगे। तो इसका मतलब n इंटू एल इंटू ए। तो उस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, n मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई v, सॉरी a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई n। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लेना, कैपिटल एन यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। वो हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पे छोटा n डिफाइन कर दिया, स्मॉल n। स्मॉल n हमारा क्या है, नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई n, स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे पता चल गया है कि जो हमारा कैपिटल एन है वो क्या है, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम विच इज NaL। अब टोटल फोर्स हम निकाल लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स मैंने लिख दिया था आपके लिए वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, दिस इज द फोर्स। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल फोर्स निकाल लेंगे। तो टोटल फोर्स आपका कितना होगा, आप देख सकते हो कैपिटल F इज द टोटल फोर्स। टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस वॉल्यूम में है मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कैपिटल N है, और एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, जो मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था। ठीक है, अब N की वैल्यू आपको पता है आपकी क्या है, NaL है। तो आपका देखिए यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल F, कैपिटल N की वैल्यू आपकी कितनी है, NaL है आपके यहाँ पे कैपिटल L की वैल्यू। देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा था, ये आपने डाला था -E, देन VD क्रॉस B। ठीक है, उसके बाद आपने क्या डाला था यहाँ पे, VD क्रॉस B डाला था। तो इतना फोर्स आपका लगेगा कंडक्टर पे। फिर देखिए अगले स्टेप में क्या किया है, इस E को बाहर लिख दिया है और इस L को अंदर ले लिया। तो हमारा ENA माइनस का L VD क्रॉस B हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज समझनी है, फिर ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ब्रैकेट में हमारा क्या है, -L VD वेक्टर। देखिए यहां पे इन्होंने लिख रखा है -L VD वेक्टर। अब इसको समझिए आप, इसको मैं थोड़ा सा देखिए, हमारे पास क्या है -L और हमारे पास है यहाँ पे VD वेक्टर है जो। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, अब देखिए ये जो नेगेटिव साइन है, अगर मैं ये नेगेटिव साइन VD के साथ लेता हूं तो VD वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, VD वेक्टर की डायरेक्शन है आपकी इस तरफ।
और अगर मैं इस वीडी वेक्टर की नेगेटिव लेता हूं, नेगेटिव का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन लेता हूं। अगर किसी वेक्टर के सामने नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब क्या है, उस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन हमें लेनी है। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वीडी लेते हो तो वीडी की नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेता हूं जो कि एल हो गया, तो अगर मैं एल वेक्टर लेता हूं तो एल वेक्टर मतलब क्या होता है, करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट क्या होता है, जिसमें करंट की डायरेक्शन वही होती है, मतलब एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, लेंथ की होगी, एल की होगी। इसका मतलब यहां पे आपने क्या समझा कि अगर मैं माइनस ऑफ वीडी लेता हूं, मैं इस माइनस को वीडी के साथ लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए एल और आपका क्या है माइनस वीडी वेक्टर। तो आप यहां से एक चीज समझिए, तो नेगेटिव ऑफ वीडी, तो वीडी हमारा इस डायरेक्शन में है, तो वीडी का जो नेगेटिव है मतलब दूसरी डायरेक्शन में कौन है, दूसरी डायरेक्शन में आपका एल वेक्टर है। एल वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में कोई छोटी सी लेंथ लेते हो तो वो जो लेंथ होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर होगी तो उस लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन करंट की होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर की एक लेंथ लेता हूं, ये मैंने एक छोटी सी एल लेंथ ले ली, और करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस एल की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड एल वेक्टर। और वो किस तरफ होगी, वो आपकी यहाँ पे इस तरफ होगी, इस तरफ। तो अगर मैं माइनस वीडी है, माइनस वीडी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस वीडी को मैं एल वेक्टर लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि माइनस वीडी की डायरेक्शन में कौन है, एल वेक्टर है। तो वीडी हमारा किस तरफ है, इस तरफ है। अगर मैं वीडी की नेगेटिव डायरेक्शन लेता हूं तो मुझे इस तरफ लेना पड़ेगा, और इस तरफ की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, इस तरफ की डायरेक्शन एल वेक्टर शो कर रहा है। यही मैं आपको यहां समझा रहा हूं। और अब मैग्नीट्यूड तो रहेगा, देखिए मैंने ओनली यहां पे डायरेक्शन ले ली है, लेकिन वीडी का मैग्नीट्यूड तो बचेगा। तो यहां पे एल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे आपका एल वेक्टर के साथ वीडी का ओनली मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वीडी तो पहले से प्रेजेंट है, बस हमने ये वेक्टर एल के साथ ले लिया और वीडी का हमारा मैग्नीट्यूड बच गया, मतलब वैल्यू बच गई। तो हम यहाँ पे माइनस एल वीडी को क्या लिख सकते हैं, वीडी इंटू एल वेक्टर लिख सकते हैं। बस ये काम हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन में माइनस एल वीडी की जगह हम क्या लिख देंगे, एल वेक्टर वीडी लिख देंगे। और जब आप यहाँ पे एल वेक्टर वीडी लिख दोगे, जैसे कि आप देख सकते हो इस स्टेप में किया है, तो फाइनली आपका फोर्स कितना आ जाएगा, सो फाइनली यू विल गेट योर फोर्स एज, तो आपका आ जाएगा देखिए एफ इक्वल टू ई एन ए वी डी, ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एल क्रॉस बी। तो यहां पे अब जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एल और बी के बीच में आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और अब आपको पता है कि यहां से मैं, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन निकाली थी, तो वहां से हमने करंट भी निकाला था, और आई की वैल्यू कितनी निकली थी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये रिलेशन भी फाइंड की थी, करंट को हमने इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया था, और आई कितना निकल के आया था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो इस एन ई ए वी डी की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप आई सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, तो फाइनली आपको फोर्स कितना मिल जाएगा, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पे फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दिख रही है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन एल क्रॉस बी की होगी, और एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी। तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो एक मिनट में इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम जो पिक्चर है वो क्लियरली विजिबल हो जाए यहाँ पे। अब आप देख सकते हो, देखिए आपका जो एल है, एल वेक्टर किस तरफ है, आपका इस तरफ है। तो मैं बना के दिखा देता हूं। तो देखिए ये जो इस तरफ आपका क्या है, इस डायरेक्शन में आपका एल वेक्टर है। आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड एल। जो फोर्स होगा वो बी और एल दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर।
तो ये हमारे कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम कुछ स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। अब यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड में आप क्या लिख लोगे, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो आप, एल बी साइन थीटा। क्या लिखोगे, एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन एल एंड बी। तो एल और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा एंगल है। अब देखिए अब हम स्पेशल केस लेते हैं, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो अगर हमारा जो थीटा है या तो वो 0 डिग्री होगा या वो 180 डिग्री होगा। तो देखिए अगर हमारा थीटा 0 या 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो कितना फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, 0 फोर्स लगेगा। अब ये वही वाली बात है जब हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करता है, 180 डिग्री पे मूव करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है पार्टिकल इसी तरफ जा रहा है, तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता। ये हम पढ़ चुके हैं। सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा। अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं 180 डिग्री पे, तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस। तो ये पहला हमारा स्पेशल केस है यहाँ पे। अब देखिए सेकंड हमारा, अब हम थीटा को कितना ले लेंगे, थीटा को 90 डिग्री ले लेंगे। तो जब हम थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो एफ कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आई एल बी हो जाएगा विच इज मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब अगर हम अपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसी की एक एप्लीकेशन देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। एप्लीकेशन देखने से पहले देखिए एक और टॉपिक हम करते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तो ए बी कंडक्टर है, एक हमारे पास सी डी कंडक्टर है। सो आई हैव टू कंडक्टर और दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो पहला केस है, इस पहले केस में क्या हो रहा है, दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, दोनों कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ए बी कंडक्टर में ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और सी डी कंडक्टर में नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पहला वाला केस जहां पे दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब एक चीज समझिए, अगर ए बी वाले कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वजह से इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, इस दूसरे कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दूसरा कंडक्टर पहले वाले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। एक तरीके से अगर आप सोचो तो देखिए, दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। दूसरे कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो जब पहले कंडक्टर में I1 करंट फ्लो करेगा तो करंट की वजह से इसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या काम करेगा, इस कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। क्योंकि अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगेगा। इसी तरीके से इस वाले कंडक्टर में I2 करंट फ्लो कर रहा है, इस I2 करंट की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, पहले वाले कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब पहले वाला जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा, और जो दूसरा कंडक्टर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले वाले कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। अब देखिए ये जो आपका पहला कंडक्टर है इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपको पता है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है इस तरीके से। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूं तो वो देखो इस डायरेक्शन में होगी। सेम यहां पे शो कर रखा है B1 वेक्टर से। तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इन द फर्स्ट कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या है, B1 है। अब एक चीज सोचिए, इस B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो आपका सेकंड कंडक्टर है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ L एंड B। L और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इस कंडक्टर में L वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ है। B की डायरेक्शन क्या है, B की डायरेक्शन आपकी ये होगी, इस तरफ है जो पहले से दी हुई है।
तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन है, तो दिस इज कॉल्ड F2 वेक्टर। तो F2 आपका क्या है, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर। पहले कंडक्टर ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या काम करा, सेकंड कंडक्टर पे एक फोर्स लगाया। अब हम देखेंगे वो फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब देखिए, अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उस कंडक्टर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, यू कैन सी B1 इक्वल टू म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I1 अपॉन में 2 पाई R। ठीक है, जो पहला कंडक्टर है उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा कंडक्टर है फर्स्ट, जिसका नाम हमने AB दे रखा है। इस AB कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, कितना, I1 करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अराउंड, जो कंसेंट्रिक सर्कल में बनेगा। ठीक है, और एक दूसरा कंडक्टर है जो हमने यहां पे रख रखा है, तो पहले कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियल होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। सो दिस इज B1। अब ये B1 क्या करेगा, इस दूसरे कंडक्टर पे जिसका नाम CD है, इस पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड F2 मतलब फोर्स ऑन 2। ठीक है, और मैंने यहां पे आपको अभी भी क्या बताया है, ये जो B1 है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब पहले कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस पे, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसका रेडियस कितना यहाँ पे R है, तो मैग्नेटिक फील्ड R पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, R है, और क्योंकि इसी रेडियस पे ये हमारा जो सेकंड कंडक्टर है वो इतनी दूर रखा गया है, कितनी दूर रखा गया है, R डिस्टेंस पे हमारा सेकंड कंडक्टर रखा हुआ है। तो सेकंड कंडक्टर पे फर्स्ट कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, B1 मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और वो R क्या है, R इज द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर। दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे R है। ठीक है, R आपको समझ आ गया ना, आप देख सकते हो R इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर के बीच की जो सेपरेशन है वो हमारी स्मॉल r है। चलिए, हमें B1 तो पता लग गया। अब देखिए, तो वो जो दूसरा कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है पहले कंडक्टर की वजह से, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा अभी हमने निकाला है, फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, तो देखिए फोर्स इज F2, तो कितना होगा आपका F2, सो F2 इक्वल टू म्यू नॉट I L क्रॉस बी। L क्रॉस बी क्या होता है आपका, LB साइन थीटा होता है, और यहां पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे F2 इक्वल टू म्यू नॉट के बाद I2 जो सेकंड कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो लेंथ हो गई, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं, तो F2 इक्वल टू म्यू नॉट। अब देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा सेकंड कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, और तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, तो देखिए F2 इक्वल टू, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ढंग से विजिबल हो जाए। तो जो F2 का मैग्नीट्यूड होगा, F2 इक्वल टू I2 इज द करंट फ्लोइंग इन द सेकंड कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, पहले वाले की वजह से बन रहा है, फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो यहाँ B1 आ जाएगा, और फिर आपका थीटा 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 हो गया, तो फाइनली आप क्या करोगे, I2 आ गया आपका, यहाँ पे L आ गया, और B1 की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे। B1 अभी हमने निकाला था, कितना था हमारा, म्यू नॉट, B1 था हमारा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R। तो यहाँ पे आपकी F2 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई हमारी म्यू नॉट की वैल्यू, सॉरी F2 की वैल्यू, जो हमारा फोर्स है, जो हमारा सेकंड कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, सो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये लगेगा आपका म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई R। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड कंडक्टर। तो हमारा जो सेकंड कंडक्टर है उस पे इतना फोर्स लगेगा। उसके बाद देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्या कर देंगे, F2 को L से डिवाइड कर देंगे, मतलब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगेगा, L से डिवाइड कर दिया, यहां भी L से डिवाइड कर दोगे,
एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका स्मॉल एफ है, डेट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे आपको फोर्स पता चल गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितना फोर्स ये वाला कंडक्टर लगाएगा, जितना फोर्स ये कंडक्टर लगाएगा इस कंडक्टर पे, उतना ही फोर्स ये कंडक्टर लगाएगा किस पे, पहले वाले कंडक्टर पे। समझ आया? हमने यहाँ पे F2 कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से आप F1 कैलकुलेट कर सकते हो। F1 क्या है यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर। तो फर्स्ट वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, उसका नाम मैंने आपको F1 दे दिया है, दैट इज F1। आप देख सकते हो, तो ये पहले कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो आपका F1 लगेगा, और आपका जो F1 है वो किसकी वजह से लगेगा, दूसरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है I2, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है आपका, B2 बन रहा है। ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा फर्स्ट कंडक्टर पे, और जितना फोर्स सेकंड वाला लगा रहा है फर्स्ट पे, उतना ही फर्स्ट लगा रहा है सेकंड पे। तो यहाँ पे F1 जितना होगा मैग्नीट्यूड, उतना ही F2 का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन आप डायरेक्शन देख सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, यहाँ पे देखिए, जो F2 लग रहा है, जो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब आप कह सकते हो जो F1 की डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ F2 है, F2 से नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि F1 इज माइनस ऑफ F2। देख सकते हो आप, F1 फोर्स लग रहा है इस तरफ, F2 फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से हमने क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला, कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर में फोर्स, दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे अलग रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम सेम प्रोसीजर अपना के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दो कंडक्टर के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में भी हम यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। पहले कंडक्टर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, दूसरे कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। तो यहां अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका F1 इक्वल टू F2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड आपका अगेन सेम आएगा, लेकिन यहां पे दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पहले वाले कंडक्टर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी, पहले कंडक्टर की वजह से जो फोर्स लगेगा सेकंड कंडक्टर पे F2, वो इस डायरेक्शन में होगा, और फर्स्ट कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा सेकंड की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, तो एक कंडक्टर पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, दूसरे कंडक्टर पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और रिपेल कब करेंगे, जब एक कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है I1, और दूसरे कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है विच इज I2। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो बोथ द कंडक्टर रिपेल ईच अदर। तो इस केस में दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमारा करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे फर्स्ट कंडक्टर में भी ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है विच इज I1, और सेकंड कंडक्टर में भी ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है विच इज I2, तो ये वाला कंडक्टर क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला कंडक्टर इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो दोनों जो फोर्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि अगर दो कंडक्टर है उनके बीच में जो फोर्स है वो हमारा अट्रैक्ट कब करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और रिपल्सिव फोर्स कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको वीडियो क्लियर होगी होगी। अब इस टॉपिक की बस एक वीडियो और बची है, और फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, जहां पे हम पढ़ेंगे टोर कोना करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और हम एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।